सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है सरकारी घाटे के प्रकार, जिसे हम बजटरी माप के नाम से भी जानते हैं। हमसे पूछ लिया जाए सरकारी घाटे कितने प्रकार का होता है या बजटरी माप क्या है, तो दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले सरकारी घाटे का अर्थ। घाटा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नुकसान, सरकार को होने वाला नुकसान का क्या अर्थ है और कितने प्रकार से सरकार को नुकसान होता है, ये हमें आज की वीडियो में समझना है। तो लिखा है यहाँ, जब सरकार को किसी वित्त वर्ष में आमदनी कम हो, आमदनी मतलब पैसा कम हो और उसका खर्च अधिक हो, तो इसे घाटा कहते हैं। मतलब इसे हम कहेंगे नुकसान, कि सरकार को पैसे तो कम प्राप्त हुए और खर्चे सरकार के ज्यादा हो गए। ठीक है, फिर आगे लिखा है, अर्थात खर्च का कमाई से ज्यादा होना सरकारी घाटा या नुकसान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? मतलब हमें इनकम तो कम मिली है और हमारे खर्चे कैसे हो गए? ज्यादा हो गए। तो उसी प्रकार से इसने बोला है सरकारी घाटे के अंदर कि जब सरकार की आमदनी मतलब सरकार को आय कम प्राप्त होती है और सरकार द्वारा अधिक खर्चे हो जाते हैं जन कल्याण पे, क्योंकि सरकार का खर्चा क्या है? लोगों के जन कल्याण करना, देश में विकास के कार्य करना, ये सारे सरकार के खर्चे। तो सरकार क्या करती है? बजट में आगामी वर्षों की योजनाओं का भी उल्लेख करती है ना, कि हमें इन सोर्स से इतने पैसे प्राप्त करने हैं और इन योजनाओं में पैसों को लगाना है। लेकिन कभी कभी सरकार का अनुमान भी गलत हो जाता है, उनकी अपेक्षा से ज्यादा खर्चे हो जाती है और अपेक्षा से कम उनको आय मिलती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना सरकारी घाटे का क्या अर्थ है? सरकार की आमदनी का कम होना और खर्चे का अधिक होना सरकारी घाटा या नुकसान कहलाता है। अब देखो यहाँ सरकारी घाटे के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। पहला बताया है राजस्व घाटा, दूसरा बताया है राजकोषीय घाटा और तीसरा बताया है प्राथमिक घाटा। अब हम इन तीनों का अर्थ जानेंगे और इन तीनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं अर्थव्यवस्था पर, उसे भी समझेंगे। ये हमसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सरकारी घाटे के प्रकार बताइए, या फिर कभी 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि सरकारी घाटा क्या होता, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो आपको हमेशा बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे राजस्व घाटा। इसमें लिखा है, राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तथा इस घाटे में सरकार के वे लेन देन शामिल होते हैं जिनका सरकार की वर्तमान आय पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह घाटा इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के लेन देन के कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। राजस्व घाटा मतलब क्या बताया इसने कि सरकार का राजस्व कुल व्यय मतलब राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से कैसा है? यहाँ पर अधिक है, वही खर्चे अधिक और प्राप्ति कम। तो यहाँ कौन सा घाटा आ गया? राजस्व घाटा। ठीक है, तो ये ऐसा घाटा होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है जो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि इस बात को दर्शाती है कि सरकार को इतना नुकसान हो गया है कि अपने दैनिक क्रियाकलाप या अपने दैनिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाती है। तो राजस्व घाटा एक ऐसा घाटा होता है जिसमें व्यय कैसे हो जाते हैं? अधिक, और प्राप्ति कैसी होती है? कम होती है। व्यय यहाँ पर कैसे हो जाते हैं? अधिक, और प्राप्ति कैसी हो जाती है? यहाँ पर कम। तो इस अंतर को बोला जाता है राजस्व घाटा। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला बताया है ऋणों का बोझ बढ़ता है। जब सरकार क्या होती है? घाटे की स्थिति में चली जाती है, नुकसान में आ जाती है सरकार, है ना, तो उसे देश को तो चलाना है, एकदम से वो योजनाओं को तो बंद नहीं कर सकती है। जैसे सरकार पेंशन देती है सरकारी कर्मचारियों को, वृद्धा पेंशन देती है, तो कभी सरकार को घाटा हो गया तो क्या सरकार पेंशन को बंद कर देगी? क्या नहीं करेगी, वो तो सरकार की देनदारी, वो तो सरकार को देना ही है। तो इन सबकी पूर्ति सरकार कैसे करे? कामों को रोक तो नहीं सकती है, तो उन कामों को जारी रखने के लिए सरकार क्या करती है? ऋण लेने लग जाती है। तो राजस्व घाटे से क्या होती है? सरकार ऋण लेने लगती है, देश के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ जाता है। फिर ये सरकार के अनावश्यक खर्चे क्या हो जाते हैं? बढ़ते हैं। अनावश्यक खर्चों का मतलब होता है कि ये जो पेंशन वगैरह, कर्मचारी को वेतन वगैरह देना है, ये तो देती है, साथ में साथ जो योजनाएं चलती है उसमें भी सरकार को खर्चे करना पड़ते हैं। सरकार ऋण लेने लग जाती है, तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का खर्चित हो गया कि ऋण लिया, उसको ब्याज
सहित देना है तो सरकार की देनदारी और अधिक बढ़ गई। और वही बात बोलती थर्ड पॉइंट में कि इससे देनदारी में वृद्धि होती है, मतलब कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व आ जाते हैं। क्लियर। अब सेकंड देखो, राजकोषीय घाटा। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है। एक बार फिर देखो, सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, याद रखना। सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा होता है। अब यहाँ पर कुल राजस्व और गैर कर राजस्व का अर्थ हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि सरकार को प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनसे जो भी आय प्राप्त होती है वह राजस्व के रूप में आती है, और गैर कर राजस्व मतलब कि कर को छोड़कर अन्य स्रोतों से, अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय गैर राजस्व के अंदर आती है। तो इसमें अर्दंड, जुर्माना, जब्ती। तो बोल रहा है सरकार क्या कि यदि सरकार का कुल व्यय उसको प्राप्त होने वाले प्राप्ति से भी ज्यादा हो जाता है, मतलब उसको राजस्व, कर राजस्व, गैर कर राजस्व दोनों से भी इतना कम पैसा प्राप्त हो रहा है कि व्यय ज्यादा हो रहे थे, इसे राजकोषीय घाटा कहा गया है। ठीक है। फिर देखो इसके क्या क्या प्रभाव है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है फ्रेंड्स की मुद्रा की परचेसिंग पावर का बढ़ जाना, मतलब वस्तु तो वही रहनी है लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाना। जैसे कोई यहाँ पर हम देखेंगे कोई वस्तु जैसे 2020 में कितने की थी, यहाँ पर 1000 रुपए की थी। ठीक है। अब 2021 में वह वस्तु कितने की होगी, 1200 रुपयों की होगी। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे 200 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। मुद्रा की परचेसिंग पावर बढ़ जाना। तो किस कारण हुआ ये, राजकोषीय घाटे की वजह से। जब सरकार को घाटा होता है तो कीमतों को बढ़ाती ही है ना। तो राजकोषीय घाटे से क्या हुआ है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी आ गई। दूसरा, देश ऋण जाल में फंस गया। जब भी घाटा होता है तो देश ऋण लेता है। और फ्रेंड्स देश क्या, आज हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। आज हम बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं तो वो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, लोन लेने लग जाते हैं। ठीक है। हमें ऐसा मकान बनाना, हमें एक फोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, तो उन सबके लिए वो क्या करने लगते हैं, लोन लेने लग जाते हैं। तो काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो लोन लेते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो यहाँ सरकार को तो जनता का भरण पोषण करना है, यहाँ सरकार के पास तो काम है। तो आम नागरिक लोन ले रहा है तो सरकार क्यों लोन नहीं लेगी। तो जब भी सरकार को घाटा होता है तो सरकार लोन लेने लग जाती है। तो ये राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा है, इन सब में क्या करती है सरकार, लोन लेकर ही इनकी भरपाई करती है। अपने कार्यों को लोन के माध्यम से, ऋण के माध्यम से ही जारी रखती है। दूसरे देशों से ऋण लेती है सरकार, विभिन्न माध्यमों से ऋण लेती है। फिर है राजकोषीय घाटा होता है तो फिर क्या बताएं यहाँ पर कि देश की प्रगति में कमी आना। बिल्कुल, जब आपके देश में क्या है, पैसा ही नहीं है तो आप काम भी नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो तो आपका देश डेवलप कैसे होगा, आपकी देश प्रगति कैसे करेगा। तो जब देश में नुकसान होता है, सरकारी बजट में नुकसान होते हैं तो देश प्रगति नहीं करता है। क्योंकि एक और तो आप लोन लेके अपने देश को चला रहे हो, ऋण लेकर अपने देश को चला रहे हो, तो कैसे काम होगा। ठीक है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स प्राथमिक घाटा। इसमें लिखा है राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा जो है उसमें से हम क्या करते हैं, जितने भी लोन लेते हैं या ब्याज ऋण लेते हैं तो ऋण को ब्याज से ही चुकाना हमें होता है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है उसकी राशि में से हम क्या करते हैं, जो ऋण लेते हैं को ब्याज सहित घटाने के बाद जो धनराशि बचती है उस धनराशि को हम प्राथमिक घाटे के नाम से जानते हैं। अर्थात सरकार हर साल बजट में एक निश्चित राशि का प्रावधान पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए करती है एवं ब्याज चुकता करने पर खर्च की गई राशि को जब राजकोषीय घाटे में से घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है। मतलब सरकार जो ऋण लेती है तो उस ऋण को ब्याज सहित उसे चुकाना होता है, क्योंकि ऋण तो हमेशा ब्याज सहित ही देना होता है। तो पहले ये प्रावधान कर लेती है बजट में कि हमने देश के लिए, जन कल्याण के लिए, देश को विकसित करने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए या जन भलाई के लिए जो भी काम करने के लिए ऋण लिया है, इस ऋण का ब्याज और इस ऋण को हमें पूरा करना होगा। तो इसके लिए हम इसकी धनराशि कहाँ से लेंगे। तो यहाँ प्राथमिक घाटे में बताया कि राजकोषीय घाटे का जो अमाउंट होता है ना, उसमें से क्या करा जाता है, ब्याज को घटाने के बाद जो धनराशि बचती है उसे प्राथमिक घाटा हम कहते हैं।
ठीक है, अब इसके क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे। बताया है भावी पीढ़ी पर कर भार में बढ़ोतरी। बिल्कुल, जो भी उपभोक्ता जो भी वस्तु का उपभोग कर रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु पर कर की दर बढ़ा देंगे तो कर के रूप में सरकार को पैसा मिलेगा। ठीक, फिर ये सरकार की उधार जरूरतों में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। सरकार को जब घाटा होता है तो सरकार अधिक मात्रा में ऋण लेने लगती है। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि सरकारी घाटे कितने प्रकार के होते हैं। सरकारी घाटे फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटे में भी क्या है, व्यय अधिक होना, प्राप्ति कम होना। राजकोषीय घाटे में भी यही है, राजस्व की कम प्राप्ति, व्यय का अधिक होना। और प्राथमिक घाटे, राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटाने के बाद जो धनराशि बचती है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। और इन तीनों में ही एक ही कंडीशन सेम है कि सरकार इन तीनों ही कंडीशन से बाहर ऋण के माध्यम से ही निकलती है। क्यों वो ऋण लेती है, क्योंकि काम बंद नहीं किए जा सकते हैं। जो काम सरकार कर रही है उन्हें जारी ही रखना है, तो जारी रखने के लिए सरकार ऋण लेती है। तो कहीं ना कहीं उस ऋण से नुकसान भी है, जो भी हमने देखा। तो आया आपको समझ में, लेकिन फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।